जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज से हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो PYQ सीरीज है दोस्तों उसको शुरू करेंगे। आज से हम लोग बिहार दरोगा का और बिहार पुलिस का जितने भी दोस्तों आज तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में जो भी आपसे प्रश्न बने हैं उसको हम टॉपिक वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज देखेंगे दोस्तों। किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न आए उसको देखेंगे। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट दोस्तों हम लिए हैं वो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। इसका पार्ट 1 हम लोग करेंगे आज। तो जैसा कि आपको बता दिए हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों PYQ सीरीज शुरू किए हैं। तो इसमें हमारे एक सब्जेक्ट को देखेंगे बारी बारी से। और ये बिहार में होने वाले जो पुलिस विभाग के अंतर्गत भर्ती है दोस्तों उसका जो एग्ज़ाम होता है उसको ध्यान में रखकर ये शुरू किया गया है, क्योंकि PYQ करना सभी बच्चों के लिए दोस्तों अनिवार्य है ताकि उनको पता चल सके कैसे कैसे चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसा कि बता दिए हैं कि हमारा दोस्तों यहाँ पर है क्या कि अब हम होंगे कामयाब, मतलब कि अब दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्लास। तो हमारा पहला है, बता दिए कि प्राचीन हिस्ट्री है। तो सबसे पहले बता दिए कि हम लोग क्या किए हैं, तो टॉपिक को दोस्तों अलग अलग करके समझेंगे और उससे कौन कौन से प्रश्न है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पाषाण युग मतलब पत्थर का युग। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, क्या कहते थे? तो दोस्तों हम उसको गड़ासा कहते थे। जो गड़ासा बनता दोस्तों किससे बनता था, तो ये चट्टानों से, मतलब कि पत्थर पर दोस्तों बनता था। पाषाण काल के उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण के लिए बनाने के लिए किया जाता है। इसके काल को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। मतलब पाषाण काल को दोस्तों हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल जो 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है दोस्तों। फिर मध्य पाषाण काल है 10,000 से लेकर 6,000 तक। फिर नव पाषाण काल जिसको हम लोग 6,000 से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम बांटते हैं। तो पाषाण काल बोल देगा, पत्थर का युग को 3 भागों में बांटते हैं, याद रखिएगा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते थे, तो गड़ासा का दोस्तों इस्तेमाल करते थे, याद रखिएगा। पाषाण युग में जितने भी चीज़ें थे उपकरण वो सारे चीज़ें तो किसके से बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु है। नियोलिथिक मतलब कि नव पाषाण काल को बोलते हैं। नव पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को दोस्तों पालतू बनाया था। धातु बोल रहे कि धातु का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। पालतू किसको बनाया था, तो आपका कुत्ता को बनाया था नव पाषाण कालीन में, उसी को नियोलिथिक बोलते हैं दोस्तों। नव पाषाण काल जिसको नियोलिथिक युग में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुर्जहोम नामक 2 स्थल आपको मिलते हैं जहाँ कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य दोस्तों मिला है। बुर्जहोम नामक स्थल से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। बुर्जहोम दोस्तों कहाँ है, तो आपका जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर जो मालिक है मालिक के साथ कुत्ते को साथ में दफनाया गया दोस्तों। नियोलिथिक का अर्थ क्या है, तो नियोलिथिक का अर्थ दोस्तों होता है नव पाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक। मेसोलिथिक बोलते हैं मध्य पाषाण काल को, और पैलियोलिथिक बोलते हैं दोस्तों हम लोग पूरा पाषाण काल को। तो ये तीनों याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल आपका गया मेसोलिथिक, और नव पाषाण काल हो गया नियोलिथिक। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग पाषाण काल को बांटते हैं तो इसको इंग्लिश में अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये कभी कभी नाम भी आपसे पूछ देता है। आगे आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहला प्रश्न क्या बना है, तो हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों, तो यहाँ धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। तो हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी, नाम सुने होंगे लूनी नदी का। इसका उत्खनन किसने कराया था, तो JP जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट ने दोस्तों इसका उत्खनन कराया था। किसका, तो धौलावीरा का। ये भी ध्यान आपको रखिएगा। कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हो, क्या हमें प्राप्त नहीं हुआ हड़प्पा स्थल से दोस्तों, तो हमें सूती वस्त्र दोस्तों प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा स्थल से हमें सूती वस्त्र का दोस्तों प्रमाण नहीं मिला। बाकी आपका पॉटरी, बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा दोस्तों ये सब मिला है, लेकिन सूती वस्त्र का प्रमाण नहीं मिला, ये ध्यान रखना। हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे आपका बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, ये सब मिला है। परंतु सूती वस्त्र दोस्तों, सूती वस्त्र के जो साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिला, ये हड़प्पा से नहीं मिला है। या ध्यान में रखिएगा, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल ये सब क्या है दोस्तों, वहाँ का ये जो जगह था, मतलब स्थल का नाम था। जैसे भी हमारे भारत में 28 राज्य है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आज से लगभग 4,000 से 5,000 मान लीजिए, लगभग 5,000 ईस्वी पूर्व दोस्तों हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता था। वहाँ पर आपको ये सब वहाँ के शहर देखने के लिए दोस्तों मिलते थे। तो आपको हड़प्पा से क्या नहीं मिला है, तो हड़प्पा से आपको सूती वस्त्र मिला। कहाँ से मिला आपका, तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से दोस्तों मिला। याद रखिएगा, ये आपके बिहार दरोगा जो है पुलिस आवर निरीक्षक एग्जाम 2022 में पूछा था। जितने भी प्रश्न है दोस्तों सब क्या है, वो बिहार दरोगा बिहार पुलिस के ही PYQ है। इसमें आगे आते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है। कौन सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों पुरातात्विक स्थल नहीं है? तो आहड़ का संबंध, मतलब आहड़ सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों स्थल नहीं है। बाकी आपका राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, भारत का सबसे बड़ा जो है दोस्तों ये क्या सिंधु घाटी स्थल है। कालीबंगा दोस्तों, फिर सुरकोटदा, ये सब क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। आहड़ पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है, मतलब यहाँ पर ताम्र मतलब तांबा का युग दोस्तों, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ नदी के बाएं तट पर दोस्तों प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल है, जो गुजरात में कच्छ के जिले में स्थित है। हाँ, राखीगढ़ी क्या है दोस्तों? गुजरात में, माफ कीजिए गुजरात में। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है कालीबंगा। आगे आते हैं कि हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे दोस्तों? तो लोहा, याद रखिएगा, लौह का वो इस्तेमाल नहीं जानते थे, क्योंकि लौह युग है जो वैदिक युग में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम से रावी नदी के किनारे दोस्तों बचा हुआ है। इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सबसे पहले हड़प्पा नगर का ही दोस्तों खोज हुआ था। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना का उपयोग जानते थे, जबकि लोहा का दोस्तों उपयोग वो ज्ञान नहीं हुआ था। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र है दोस्तों, शंख का बना बैल है, पीतल का बना इक्का गाड़ी आपको देखने को मिलेगा, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे जिनका उपयोग संभवतः फसल को दबाने में किया जाता था। साथ ही गेहूं तथा जौ के दानों का भी अवशेष दोस्तों यहाँ से मिला, ये भी ध्यान रखना है। लोहा का उपयोग दोस्तों ये लोग नहीं जानते थे। हड़प्पा के निवासी खाली संधिया के साथ संबंध, व्यापारिक संबंध था। किसके साथ था दोस्तों? तो मेसोपोटामिया सभ्यता पता होना चाहिए किसका सभ्यता है? तो इराक की सभ्यता है, जो दजला और फरात नदी के किनारे दोस्तों विकसित हुआ था। मेसोपोटामिया को ही हम लोग अभी वर्तमान में दोस्तों इराक कहते हैं। तो हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पावासी अपना व्यापार जलमार्ग एवं स्थल मार्ग दोनों से करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों लोथल है। याद रखिएगा लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। रंगनाथ राव महोदय ने इसको खोज किया था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में दोस्तों जो आपका हड़प्पा है दोस्तों, या इसको क्या हम लोग बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा शब्द का दोस्तों अभिप्राय मतलब सिंधु सभ्यता से किया गया है। वहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? वहाँ पर मेलुहा दोस्तों कहा गया है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम के रखते हुए कूट के ठीक उत्तर दीजिए। मतलब कि आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है कि पहले कौन सभ्यता थी, फिर कौन सभ्यता है, फिर कौन सभ्यता है। तो यहाँ पर दिया है आपको। तो पहले दोस्तों आपका मिस्र का सभ्यता कौन है? पहला मिस्र है, फिर आपका सुमेरियन हो गया मतलब मेसोपोटामिया का, फिर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, लास्ट में क्या दोस्तों? यूनानी सभ्यता। मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है। ये कालानुक्रम दोस्तों इसको याद रखना है आपको। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। कौन सभ्यता? मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कालानुक्रम लगभग 3100 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया सुमेरियन है दोस्तों, जिसको सुमेरियन मतलब कि मेसोपोटामिया के अंतर्गत दोस्तों 3 सभ्यताएं विकसित होती थे। सुमेरियन हो गया, असीरियन हो गया और बेबीलोन दोस्तों याद रखिएगा, जिसका कालानुक्रम 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालानुक्रम 2350 ईस्वी से लेकर 1750 के मध्य माना गया है। तो इस कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग टीन और तांबा को मिलाकर दोस्तों क्या बनाते थे? कांसा बनाना जानते थे। यूनानी सभ्यता का कालानुक्रम 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1600 ईस्वी पूर्व दोस्तों माना गया है। तो सबसे जो नवीनतम है आपका वो क्या है? यूनानी है। सबसे प्राचीन क्या है दोस्तों? आपका मिस्र की सभ्यता। ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, इसको ग्रेट बाथ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल में मतलब कहाँ पर मिला है आपका ये स्नानागार? तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों? ये मोहनजोदड़ो में आपको देखने के लिए मिलता है। वही बातें यहाँ पर बताई गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में दोस्तों ये क्या? पाकिस्तान में। हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो सब दोस्तों कहाँ है? पाकिस्तान में। याद रखिएगा जो बड़े बड़े नगर है। लड़काना जिले के सिंधु नदी के दाएं तट पर दोस्तों स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। विशाल स्नानागार को विद्वानों ने जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य दोस्तों बताया था, मतलब 7 अजूबों में से एक बताया था, ऐसा उनका कहना था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इनकी तुलना भी वर्तमान में जो शिव जी है उनसे दोस्तों की गई है। बताया कि सिंधु नदी के किनारे बसी भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता ये भी याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों हमारे भारत की क्या थी? प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इसके बाद जो आपका वैदिक सभ्यता आता है दोस्तों
वो क्या है आपका ग्रामीण है, लेकिन ये आपका नगरीय है। सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, नाग की पूजा एवं वृक्षों की पूजा करते थे दोस्तों। यही सब क्या है जो सभ्यताएं हमारे, इसी को देख करके वर्तमान लोग भी दोस्तों इन मतलब चीज़ें उसको पूजा करना शुरू किया। जैसे वृक्ष की पूजा हो गई, पीपल बरगद ये सब की दोस्तों, नाग की पूजा हो गई, क्योंकि हमारी प्राचीनतम सभ्यता में दोस्तों ये सब पूजाएं होती थी। आगे बात करते हैं क्या करना मिलाना है, कौन सा स्थल किस जगह पर है। तो लोथल आपका गुजरात में हो गया, रोपड़ आपका पंजाब में हो गया, राखीगढ़ी आपका हो गया हरियाणा में, और कलीबंगा हो गया राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखिए कहाँ है, राजस्थान में। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, जो भारत में स्थित बड़ा क्या है पुरातात्विक स्थल हड़प्पा का है दोस्तों। इससे सबसे बड़ा बोल देगा आपका तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ये भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो के बाद आपका हड़प्पा है, तो वही यहाँ है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है, तो हड़प्पा स्थल दोस्तों आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु अगर बोल देगा आपको मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के किनारे दोस्तों है। वही बातें यहाँ पर बताई गई है। आगे आते हैं, क्या करना है, इसको मिलाना है। क्या है मिलाना है, कैसे मिलाना है देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। मतलब कि आपको बताना है यहाँ पर कि सिंध क्षेत्र कहाँ है। तो सिंध क्षेत्र आपका दोस्तों सिंध क्षेत्र में कौन सा पुरातात्विक स्थल मिला है, तो ये आपका कोटदीजी कहाँ मिला दोस्तों, ये आपका सिंध में मिला है। पश्चिमी पंजाब में क्या मिला आपको, तो पश्चिमी पंजाब में दोस्तों आपको ये बालाकोट, वो दक्षिणी बलूचिस्तान में आपको बलूचिस्तान में सरायकेला, हरियाणा में दोस्तों क्या मिला आपको राखीगढ़ी मिला। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा, वही आपको मिला दिया यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर गाय का अंकन नहीं है, बाकी आपको बाघ, हाथी, गैंडा ये सब देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर गाय दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा क्या जानवरों का चित्र देखने के लिए मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको गाय का नहीं मिलता है। लोथल बोलेगा, लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे दोस्तों, भोगवा नदी किनारे कहाँ पर है, तो गुजरात में। इसी खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव महोदय ने दोस्तों की थी, वही यहाँ पर आपको दिया है जो हम बता चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है, तो सबसे प्राचीनतम बंदरगाह बोलेगा तो बता दिए थे लोथल। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में इसका बंदरगाह है। यहीं से क्या था दोस्तों व्यापारिक कार्य दोस्तों होता था, ये याद रखिएगा। वही बातें यहाँ बताई गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है, या सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र बंदरगाह वाला शहर भी है जो साबरमती नदी से उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच में स्थित है। इसकी खोज SR राव, रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ से प्राचीन काल में मोतियों, रत्नों, गहनों का व्यापार पश्चिमी एशियाई अफ्रीका तक दोस्तों होता था, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है, तो आप बालाथल देख रहे हैं दोस्तों, ये संबंधित नहीं है। बाकी रोपड़ आपका है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल आपका गुजरात में, कालीबंगा आपका राजस्थान में, लेकिन आपका बालाथल दोस्तों नहीं है। बालाथल सिंधु सभ्यता का दोस्तों स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास आपको बेड़च नदी के पास टीले पर स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। मतलब कि ये ताम्र युग का दोस्तों स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962 डॉक्टर VN मिश्रा द्वारा की गई थी। विकल्प अगर सिंधु स्थल आपको देखने के लिए मिलता है, वैसे बता दें कि लोथल कहाँ है, रोपड़ कहाँ है और कालीबंगा कहाँ है। आगे आते हैं, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला। जुते हुए खेत का प्रमाण दोस्तों आपको कालीबंगा में मिला। कहाँ मिला दोस्तों, कालीबंगा में मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कालीबंगा बता दीजिए कहाँ, राजस्थान में। तो जुते हुए खेत का प्रमाण दोस्तों कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1952 में दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं द्रास द्वैती नदी के बीच में स्थित है। कालीबंगा पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता का दोस्तों प्रमाण मिले हुए हैं। इससे हल्के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। इस जुताई आड़ी तिरछी की गई है, जिसमें 2 फसल के एक साथ बोए जाने का दोस्तों अनुमान लगाया गया है। यहाँ से आपको एक युगल सावधान भी दोस्तों प्राप्त हुआ है, मतलब जुड़वा में पति पत्नी का दोस्तों दफनाया हुआ मिला है आपको। फिर लोथल से मिला है, ये भी ध्यान रखना है, युगल सावधान। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित है। किससे निर्मित है, सेलखड़ी। किससे निर्मित है, सेलखड़ी से दोस्तों निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से अधिकतर मोहरे सेलखड़ी से दोस्तों निर्मित है। काचली मिट्टी, गोमेद चर्ट मिट्टी की बनी हुई मोहरे भी मिली हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुब्बड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा दोस्तों आदि यहाँ से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया का अर्थ, हाँ अभिप्राय क्या है, तो मेसोपोटामिया का
अर्थ बता दिए थे कि दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोस्तों मेसोपोटामिया कहता है। इसी नदी किनारे क्या हो दोस्तों, ये आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता दोस्तों विकसित हुई है, जिसे हम लोग वर्तमान में इराक के नाम से जानते हैं। तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। तभी भी जो सभ्यता थी दोस्तों वो भी कांस्य युगीन ही थे, जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बता दी सूची वस्त्र के साथ दोस्तों आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आपको जैसे इससे प्रश्न पहले पूछा था आपसे 2022 में बिहार दरोगा में, तो इसी तरह से 2020 में भी आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न आ गया था। कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आपको यहाँ से हड़प्पा से दोस्तों नहीं मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यातव्य हो कि इस स्थल से खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह सिंधु नदी किनारे दोस्तों स्थित है। ये भी कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में। सैंधव सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, तो कांस्य युग, क्योंकि ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर दोस्तों कांसा बनाना दोस्तों जानते थे। ये भी ध्यान रखिएगा, वही बातें इसमें बताई गई है। आगे आते हम लोग, दिया है सैंधव निवासी के धार्मिक जीवन में निम्न से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था। कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था, तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। विशिष्ट तरीके की मूर्ति पूजा दोस्तों ये नहीं करते। बाकी मातृ देवी की उपासना करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, पशु वृक्ष ये सब क्या वृक्ष की नाक का ये सब की दोस्तों पूजा करते थे। लेकिन ये जो विशिष्ट मूर्ति पूजा ये आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा भवन नहीं मिलता है दोस्तों जिसको हम लोग मंदिर कह सके कि मंदिर में, जैसे अभी वर्तमान में देखते हैं मंदिर में क्या होता है, भगवान विराजित होते हैं, लेकिन इस तरह के दोस्तों वहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों। वही बात बताई गई यहाँ पर कि सैंधव निवासी धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा, पशु पक्षी व नाग की पूजा तत्व विद्यमान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति की पूजा का प्रचलन दोस्तों नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता देवी को मानकर पूजा करते थे, जैसे आज भी वर्तमान समय में लोग करते हैं, किसान लोग। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वप्रचलित थी। सिंधु घाटी नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष दोस्तों नहीं मिले हैं, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। आगे बात करते हैं, कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। आपको बताना है कि इसमें से पंजाब में कौन सा है। तो ये हड़प्पा हो गया, रहमान ढेरी हो गया, सराय खेला बोलते हैं इसको, जलीलपुर हो गया। ये सब क्या दोस्तों, ये सब पंजाब में आपको देखने के लिए मिलता है। सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, रहमान ढेरी, सराय खेला और जलीलपुर आदि पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। सैंधव सभ्यता नगर की खोज खुदाई से हुई है। इसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इस काल 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व माना गया। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपना दोस्तों अलग अलग टाइम दिया है, लेकिन ऐसे माना जाता है 2350 से लेकर 1750 का। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली आदि इसके प्रमुख स्थल है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ क्या है, वहाँ के नगर है। मेसोपोटामिया का मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, मृतकों का टीला के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार पुलिस में दोस्तों, बिहार दरोगा में आपको बहुत प्रश्न आते हैं किससे, तो आपका आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों ध्यान से रख करके पढ़ना है। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा गुजरात में है, तो बता दिए थे गुजरात में कौन है, तो लोथल। कौन है दोस्तों, लोथल। इसके बारे में बता दिए थे, ये बंदरगाह नगर तो जो भगवान नदी किनारे है, रंगनाथ राव से खोज किए थे। आगे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है, तो दोस्तों ये भी लोथल में मिला है। ये भी ध्यान आपको रखना है। तो इस तरह से दोस्तों हम देख लिए सिंधु घाटी सभ्यता। अब आते हैं वैदिक सभ्यता से कैसे कैसे प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में दोस्तों पूछे गए हैं। तो पहला है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में पद्धति का उल्लेख करता है। धार्मिक अनुष्ठानों में जैसे आपका होता है यज्ञ वगैरह, वो किस में होते हैं दोस्तों, तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद से यज्ञ याद रखिएगा। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों के पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिसका संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहता है सम्मिलित रूप से। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम के विधि विधानों का संकलन दिया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, मतलब कि गद्य पद्य दोनों में कौन सा वेद है दोस्तों, आपका यजुर्वेद है। सबसे प्राचीनतम हो गया आपका ऋग्वेद, उसके सबसे लास्ट वाला बोलेगा तो अथर्ववेद दोस्तों। अगर बोलेगा कि गान प्रधान वेद कौन है, तो आपका हो गया सामवेद। और जादू टोना वाला वेद बोलेगा तो आपका अथर्ववेद। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी, वहाँ पर देखना है। तो उपनिषद का रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की परंपरा का निर्माण तिथि, अशोक का शासनकाल। तो दोस्तों ये सब में सबसे पहले कौन सा हुआ है दोस्तों, ये आपका उपनिषद की दोस्तों रचना हुई है। बाकी आपका अर्थशास्त्र ये बाद में हुआ है। इसके बाद तो यहाँ दिया है कि प्रश्नगत दिए गए कालानुक्रम के अनुसार सर्वप्रथम उपनिषद की रचना हुई थी, जिसकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 108 है।
अन्य घटनाक्रम दोस्तों इसके बाद हुआ है। इस आर्यपाठ की रचना 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ है। बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि 1483 ईस्वी पूर्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन अशोक का शासन काल आपका 268 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कुछ आश्रम दिए हैं और उसकी आयु बताना है कि कब से कब तक रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम दोस्तों आपका जो स्टार्टिंग जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का होता है उसे हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। गृहस्थ जीवन जो जीते हम लोग वो 25 से लेकर 50 तक होता है। वानप्रस्थ जो हम लोग दोस्तों जाते हैं वनों में विचरण करने के लिए 50 से लेकर आपका घर त्यागते हैं 50 से लेकर 75 वर्ष होता है। संन्यास जीवन जीते हैं 75 से लेकर 100 वर्ष तक। तो इस तरह से क्या दोस्तों आश्रम व्यवस्था को बांटा गया हमारे जीवन काल को, ये भी ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन मतलब सही मिलान करना है। तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो पहला दिया है क्या दिया है आपका कल्प। कल्प मतलब क्या होता है, छंद मतलब निरुक्त मतलब शिक्षा। जैसे वेदांग का नाम सुनोगे, कितने वेदांग है तो 6 वेदांग है दोस्तों। तो इसको मिलाना है। तो आपका कल्प मतलब होता है यज्ञ, छंद मतलब शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त हो गया मंत्र और शिक्षा मतलब उच्चारण। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है 6 वेदांग के बारे में। तो वेदांग हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है। वैदिक अध्ययन के लिए 6 मतलब वैदिक मतलब कि वेदों के अध्ययन के लिए उससे वेदांग की रचना की गई थी। 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ है जिसमें वेदांग कहते हैं दोस्तों। वेदांग न्यूनवत है शिक्षा, वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन करता है। कल्प जो आपका है यज्ञ संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। व्याकरण प्रत्यय स्वर शब्द का बोध कराता है। निरुक्त शब्दों का अर्थ बताता है। ज्योतिष काल का ज्ञान देता है और छंद वैदिक मंत्रों का पाठ करता है। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि शिक्षा मतलब क्या होता है, व्याकरण मतलब क्या होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गायत्री मंत्र रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र रचना दोस्तों विश्वामित्र ने की थी। कितनी विश्वामित्र ने दोस्तों की थी। ये आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने के लिए मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है जो सविता के समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल को प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम मंडल के नाम से जाना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं हम लोग। आगे है कि संग्रहित का अर्थ क्या होता है। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष जो क्या करते हैं करों का दोस्तों संग्रह करते हैं, उसे ही कहते हैं कोषाध्यक्ष। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता है दोस्तों। भाग दूध संग्राहक अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों के रत्नी कहा जाता है। पद ब्राह्मण में 12 रत्नियों का दोस्तों सूची मिलती है। यज्ञ की देखरेख कौन करता है। तो यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा कौन करता है दोस्तों, ब्रह्मा करता है। जैसे आपका तो यज्ञ का उल्लेख किसमें है तो यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद में ही दोस्तों क्या देखरेख करता है, ब्रह्मा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही बात बताई गई है कि वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ हैं। उद्गाता इसको बोलते हैं, सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाला। अथर्व यजुर्वेद का पाठ करने वाला। होत्री ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा अग्नि कुंड में आहुति देने वाला। ब्रह्मा जो होते हैं वो यज्ञ की देखरेख करने वाला होता है। कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। कौन वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग। वेदांग दोस्तों नहीं है, वेदांग बल्कि बाद में किया गया है वेदों को समझने के लिए। ये भी ध्यान रखना है। कितने वेदांग है, 6 वेदांग है दोस्तों। जादुई माया के लिए बता दिए थे। जादू टोना के लिए कौन सा वेद है आपका तो अथर्ववेद है दोस्तों। ये भी हम आपको बता दिए थे। गान प्रधान सामवेद। यज्ञ संबंधी जो भी विधान है वो आपका यजुर्वेद में। जादू टोना के लिए बोलेगा तो आपका अथर्ववेद आपको हम बता चुके हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। कुछ अलग रहेगा तो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ देंगे। आगे दिया है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। तो मन्नु ने, आप पढ़ रहे होंगे मनु स्मृति। तो मन्नु ने दोस्तों क्या किया था, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था। और भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा था दोस्तों आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों। ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग के हो गए और जो शूद्र हो तो सबसे निचले वर्ग के होते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों किया गया है। ये भी ध्यान रखना है, पुरुष सूक्त में किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चली थी। तो दोस्तों 18 दिन तक चली थी। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र जो आपका हरियाणा में वर्तमान में है तो वहाँ पर दोस्तों 18 दिन तक चला है। अभी जाइएगा आप वहाँ पर हरियाणा में कुरुक्षेत्र के मैदान देखने के लिए मिलता है दोस्तों। वहाँ पर क्या है आपको जो महाभारत के जो भी वहाँ पर संबंधित लोग थे उनका वहाँ पर क्या हुआ दीवारों पर 2 चित्र बनाए हुए हैं। सभी चीज़ वहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। प्राचीन भारत में पालागल क्या था। तो क्या था पालागल
तो संदेश वाहक, जो संदेशों को दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था उसे ही बोलते हैं हम लोग पालागल बोलते थे। प्राचीन भारत में पालागल संदेह वाहक को कहते थे। ये पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं आपका वैदिक काल। अब आते हैं महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल मतलब कि जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो कौन सा जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी से पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था? तो सबसे पहले याद रखेगा मगध। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर, और फिर उसके बाद क्या था? पाटलिपुत्र, जिसको उदयन ने दोस्तों बनाया था। मगध जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी से पूरे मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में फोन नदी से घिरा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहदरथ मगध का पहली ज्ञात शासक था। प्राचीन प्रसिद्ध मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय साम्राज्य मगध पे ही उत्पन्न हुए थे। मतलब मगध में जितने भी देखिएगा भारत में प्राचीनतम जितने भी वंश है दोस्तों, मगध में ही राजपाट चलाए थे। जैसे बृहदरथ वंश हो गया, उसके बाद आपका हर्यक वंश हो गया, कालाशोक शिशुनाग वंश हो गया, ये सब नंद वंश, ये सब भी दोस्तों मगध में राजपाट चलाए थे। वहीं बात करते हैं कि मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा था? तो ये पाटलिपुत्र की दोस्तों बात कर रहा है, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो यह उदयन ने की थी। तो 6ठी शताब्दी से पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का दोस्तों उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक शक्तिशाली रहे मगध साम्राज्य की राजधानी आपका पाटलिपुत्र था, वर्तमान पटना, जो 3 नदियों पर दोस्तों गंगा सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ था। हर्यक वंश के शासक उदय ने मगध साम्राज्य को राजधानी एवं राजगिरी से स्थानांतरित करने का काम किया था। 285 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी दोस्तों आपको अशोक के कार्यकाल में पाटलिपुत्र में होता है। मोगलीपुत्र दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे दिया है मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है कि अंग, काशी, कौशल और वत्स की दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो अंग की राजधानी दोस्तों हमारे बिहार में ही है। अंग भागलपुर जो एरिया है पता होना चाहिए। तो इसकी राजधानी कहाँ है? चंपा। क्या दोस्तों इसकी राजधानी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो आपका चंपा है। वहीं काशी के बारे में बात कर ले तो काशी का हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। कौशल का दोस्तों हो जाएगा आपका कौशाम्बी, और वत्स का हो जाएगा श्रावस्ती। वहीं पर हम देख लेते हैं हम लोग महाजनपद। यहाँ पर 16 महाजनपद का उल्लेख अगर बोलेगा तो बौद्ध ग्रंथ जो है आपका, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख किया गया है 16 महाजनपदों का दोस्तों। और जैन ग्रंथ से बोलेंगे तो भगवती सूत्र में इसका उल्लेख किया गया है। 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 16 महाजनपद है, जो आपको देख लीजिए राजधानी आपको दिया हुआ। अंग का हो गया कहाँ? चंपा। अंग का राजधानी कहाँ? चंपा। मगध का हो गया गिरिब्रज, जिसको हम राजगीर बोलते हैं। बाद में दोस्तों आपका बनता है क्या? पाटलिपुत्र। मल का हो गया कुशावती या कुशीनारा। काशी का हो गया वाराणसी। कौशल का हो गया श्रावस्ती। पंचाल का हो गया अहिच्छत्र काम्पिल्य। कुरु का हो गया इंद्रप्रस्थ। वज्जिक का हो गया आपका विदय मिथिला और वैशाली दोस्तों। वहीं बात करते हैं मत्स्य का विराटनगर। सूरसेन का हो गया वत्स का हो गया कौशाम्बी। सूरसेन का हो गया मथुरा। चेदी का शक्तिमती और अस्मक का पोटली या पोतन बोलते हैं। अवंती का उज्जैन एवं महस्मती। गंधार का तक्षशिला और कंबोज का दोस्तों हाटक या राजपुर इसके नाम से हम जानते हैं। आगे आते हैं अवंती की राजधानी। अवंती का देख लिए कहाँ था? तो उज्जैन। क्या था दोस्तों? उज्जैन के बारे में हम लोग जान गए। आगे आते हैं चंपा। चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग, जो हमारे बिहार में भागलपुर मुंगेर का जो एरिया है दोस्तों, वहीं पर चंपा महाजनपद था। इस पर क्या होता है? बिंबिसार क्या होता है दोस्तों? अपने अधिकार क्षेत्र में दोस्तों इसको कर लेता है। बिंबिसार कौन था? तो आपका हर्यक वंश का दोस्तों राजा था। ये भी ध्यान रखना है। चंपा अंग की राजधानी थी दोस्तों। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के भागलपुर जिला मुंगेर जिले में अंतर्गत आता था। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण योजना अनुसार वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं तो आज दोस्तों हम ये 45 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम लोग आगे देखेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये क्लास? तो हमें बताइए कमेंट करके दोस्तों, क्योंकि आपको PYQ करना बता दिए कि आवश्यक होता है, ताकि आपको पता चल सके कैसे कैसे प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। इसलिए दोस्तों इसको हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। अभी एंशिएंट शुरू किए हैं, तो उसके बाद कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे दोस्तों। तो एंशिएंट से लगभग आपके 100 से लगभग 120 क्वेश्चन आए हैं प्रश्न बिहार पुलिस बिहार दरोगा में दोस्तों। तो उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे, जो बताइएगा आप उसी को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर कीजिएगा, तो आपके अंदर बता दिए थे कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। बाकी तो हमारे यूट्यूब पर दोस्तों बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री का सीरीज हो गया, पॉलिटी का हो गया, और स्पीडी भी चल रहा है, तो उससे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं देख करके। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी दोस्तों लाभ हो। धन्यवाद दोस्तों।